वेलकम। आज हम लोग देखेंगे आपका ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। ये जो आपका चैप्टर रहेगा ये सबसे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग करता है ज्योग्राफी की। जब हम लोग ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे तो उसके नेचर और स्कोप से ही हमेशा शुरुआत करते हैं, हमेशा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का जो बेसिकली डिफिनीशन दिया गया है, इसमें देखेंगे अलग अलग आपके ज्योग्राफर्स ने अलग अलग डिफिनेशन दिया है। पहला आपका डिफिनेशन दिया है रेडजल ने। रेडजल जो थे वो एक जर्मन ज्योग्राफर थे, ठीक है। रेडजल के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी। इन्होंने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो एक सिंथेटिक स्टडी है। किसका? रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। जो ह्यूमन की सोसाइटी है और अर्थ सरफेस है, इन दोनों के बीच की सिंथेटिक स्टडी। सिंथेटिक स्टडी का मतलब होता है कॉमनली दो चीजों को मिला के जब स्टडी किया जाता है तब हम उसको कहते हैं सिंथेटिक स्टडी। तो जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है वो ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस, इन दोनों की सिंथेटिक स्टडी, इन दोनों को मिला के जब हम स्टडी करते हैं तो वो बेसिकली आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। सैंपल ने क्या कहा? इसी सैंपल, एलन चर्चिस सैंपल, ये एक अमेरिकन ज्योग्राफर थी, ठीक है। ये रेडजल की स्टूडेंट भी रह चुकी थी। इनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो क्या है? स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप। इन्होंने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी चेंजिंग रिलेशनशिप की स्टडी है बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। जो आपकी मैन है वो अनरेस्टिंग है, वो कभी रेस्ट नहीं करता, लगातार काम करता है, लगातार वर्क करता रहता है। और जो अर्थ है वो स्टेबल नहीं है। अर्थ क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है। अर्थ जो है आपका, उस पे जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं, सन के चारों तरफ कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब क्या है इसी सैंपल के अकॉर्डिंग कि ह्यूमन ज्योग्राफी किसकी स्टडी है? चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन दी अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। इन दोनों के बीच का जो चेंजिंग रिलेशनशिप है उसी को हम क्या कहेंगे? रेडजल के अकॉर्डिंग ह्यूमन ज्योग्राफी की डिफिनेशन। अकॉर्डिंग टू विडाल डी ला ब्लास देखेंगे। विडाल डी ला ब्लास जो थे वो आपके फ्रेंच ज्योग्राफर थे। ये पॉसिबिलिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर भी थे, ठीक है। इनके अनुसार ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? कंसेप्शन, एक आइडिया है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? बेसिकली एक कंसेप्शन है, आइडिया है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज। सिंथेटिक नॉलेज यहां पे कहा जा रहा है किसका? फिजिकल लॉज का, गवर्निंग और अर्थ एंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग्स विच इनहेबिट इट। जो आपके ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहते हैं, जो लिविंग बीइंग्स रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, और जो आपकी फिजिकल लॉज जो अर्थ को गवर्न करती है, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को बेसिकली हम ऐसा आइडिया स्टडी करते हैं। ये कहना था आपका विडाल डी ला ब्लास का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आपका डुअलिज्म और डाइकोटॉमी। ये तो हो गया बेसिकली आपकी इनके अकॉर्डिंग डिफिनेशन क्या है। जब आप एग्जाम वगैरह में देखेंगे तो एक नंबर की क्वेश्चन कभी कभी इन स्टेटमेंट से पूछे जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू विडाल डी ला ब्लास उन्होंने कौन सा डिफिनेशन दिया था। डुअलिज्म और डाइकोटॉमी ज्योग्राफी में देखेंगे तो ज्योग्राफी में दो चीजों की, या फिर कह लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब दो चीजों को अलग अलग हम स्टडी करते हैं, ठीक है। डिफरेंस हम इसको कहते हैं, डाइकोटॉमी को आप डिफरेंस कह सकते हैं, ठीक है। डाइकोटॉमी ज्योग्राफी में बेसिकली किस पे इंफेसिस करता है? ऑन दी नेचर एंड ह्यूमन बीइंग सेपरेटली। ये मानता है डाइकोटॉमी या फिर डुअलिज्म ज्योग्राफी में मानता है कि जो नेचर है और जो ह्यूमन बीइंग है ये क्या है? दो सेपरेट एलिमेंट्स है, दो सेपरेट चीजें हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या माना गया कि जो आपकी नेचर है और जो ह्यूमन बीइंग्स है ये सेपरेट नहीं है, ये एक ही है, ठीक है। जो आपका डुअलिज्म ज्योग्राफी में ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, डुअलिज्म इन ज्योग्राफी इज नॉट वेरी वैलिड वन बिकॉज नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल एलिमेंट। जो नेचर है और जो ह्यूमंस है वो इनसेपरेबल, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। विदाउट नेचर ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो जितने भी आप रिसोर्सेस वगैरह देखेंगे सारे रिसोर्स क्या कर रहा है? ह्यूमन एनवायरमेंट से लेके और बिल्डिंग्स बना दे रहा है। अब बिल्डिंग बनाने के लिए जो सीमेंट आया है, उसके लिए जो पत्थर आया है, सीमेंट से ही पत्थर से ही सीमेंट बना है, तो वो एक बेसिकली कहां से आया? आपके एनवायरमेंट से आया हुआ है। फूड खा रहा है, कहां से आया? नेचर से आया हुआ है। क्लॉथ पहन रहा है, कहां से आया? नेचर से आया हुआ है। तो सारी चीजें ह्यूमन कहां से ऑब्टेन कर रहा है? नेचर से ऑब्टेन कर रहा है। दैट इज वाई ह्यूमन एंड नेचर आर इनसेपरेबल एलिमेंट। उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिनॉन
आर डिस्क्राइब्ड इन मेटाफर्स यूजिंग सिंबल फ्रॉम ह्यूमन एनाटॉमी। जो आपकी फिजिकल और ह्यूमन फिनोमिनॉन्स है उनको जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे आपके नेक हो गया, आई हो गया, इन सारी चीजों का यूज किया जाता है किसको? नेचुरल चीजों को एक्सप्लेन करने के, नेचुरल चीजों को बताने के लिए। जैसे आई ऑफ द स्टॉर्म, जैसे हम लोग यूज करते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म। जो आपकी साइक्लोन है, साइक्लोन की जो आई होता है, सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आई। ठीक है, यहाँ पे या तो बहुत लो प्रेशर एरिया होता है या तो बहुत हाई प्रेशर एरिया होता है। हम लोग कहते हैं इस्थमस, नेक ऑफ द इस्थमस, नेक ऑफ इस्थमस। नेक ऑफ इस्थमस क्या होता है? दो बड़े लैंडमास को जोड़ने वाला छोटा सा पतला सा जो लैंड का पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। तो जैसे हमारा नेक है वो हमारे सर को और हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है। वैसे ही आपका जो इस्थमस है वो दो बड़े लैंड पार्ट को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं नेक ऑफ द इस्थमस। आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन है, आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन। जो आपकी रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारी ट्रांसपोर्टेशन वहीं से होती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन रुक जाए तो बहुत सारी जो एक्टिविटीज है वो रुक जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। अगर हमारे जैसे हमारे बॉडीज में क्या है, आर्टरीज जो है, ये जो आपकी नसें हैं, ये मोटी वाली नसें, इनको हम क्या कहते हैं? आर्टरीज। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके बॉडी में सर्कुलेट कराती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने की वजह से हमारा बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, एनर्जी क्रिएट कर पा रहा है और हम जिंदा हैं। अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करना बंद कर दे तो हम क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ऐसे ही जो आपकी आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन यानी कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, रोडवेज, रेलवेज, ठीक है, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? चीजों को एक जगह से दूसरी जगह, गुड्स को, सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने का काम, ट्रांसफर करने का काम कर रही हैं। और हम मेटाफर्स में क्या यूज करते हैं? संज्ञा किसकी देते हैं? जैसे आपकी आई ऑफ द स्टॉर्म, नेक ऑफ इस्थमस, आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन। और बेसिकली हम क्या कह सकते हैं? जैसे आपका स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर। स्नाउट का मतलब होता है यहाँ पे नोज। स्नाउट ऑफ ग्लेशियर, बेसिकली जहां से आपकी ग्लेशियर स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं स्नाउट। ठीक है, माउथ ऑफ द रिवर कह सकते हैं, माउथ ऑफ द रिवर। जहां रिवर जहां पे किसी बड़े वाटर बॉडी में जाके मिला रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ऐसा मेटाफर यहाँ पे यूज की जा रही है। इसीलिए जो ह्यूमन है और नेचर है उसको हम सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते। सो डाइकोटॉमी इज नॉट अ वेरी वैलिड वन। आपके जो जर्मन जियोग्राफर थे रेडजल, उन्होंने भी स्टेट को ऐसा ऑर्गेनिज्म बताया था। उन्होंने क्या कहा था कि जो स्टेट है, कोई भी रीजन हो गया, विलेज हो गया, वो क्या है? एक ऑर्गेनिज्म की तरह है। ठीक है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म को जब पैदा होता है उससे बड़ा होने के लिए उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए। वैसे ही जो स्टेट्स हैं या फिर कंट्री है उसको कंटिन्यूअसली अपने एरिया को एक्सपांड करते रहना चाहिए ताकि वो क्या रहे? जिंदा रह सके। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लेके जो हिटलर था, जर्मनी का तानाशाह जो था, उसने अपने अगल बगल के एरियाज पे क्या किए थे? अटैक करना चालू कर दिए थे ताकि उन एरियाज को अपने एरिया में मिला सके। ठीक है, तो यहाँ पे रेडजल के किसी एरिया को ऐसा ऑर्गेनिज्म कहने की वजह से हिटलर जो था उसने क्या किया? इस कॉन्सेप्ट का यूज किया और अगल बगल के एरिया पे वार करके वहां उसको अपने में मिलाने का काम करने लगा। ठीक है, रेडजल ने जो वर्ड दिया था इस चीज के लिए वो दिया था लेबेंसरम। ठीक है, रेडजल ने कहा कि जो कंट्री या रीजन होती है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। तो ये चीजें क्या बता रही हैं? ये चीजें बता रही हैं कि नेचर की सारी चीजों को हम ह्यूमन एनाटॉमी से यानी ह्यूमन बॉडी पार्ट से क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसा है? नेचर से हम बेसिकली क्या समझेंगे? जैसे किसी पर्सन को कहा जाता है कि उस पर्सन का नेचर ऐसा है। ठीक है, वो पर्सन पढ़ने में बहुत अच्छा है या फिर वो गाने में बहुत अच्छा है। ठीक है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो ये उसकी नेचर बेसिकली कही जाती है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या होगा? ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली क्या करता है? दैट ह्यूमन ज्योग्राफी इज द studies the interrelationship between the physical environment and socio-cultural environment, ठीक है, created by human beings।
ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, ठीक है, उसका इंटर रिलेशनशिप क्या है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, यही चीज हम स्टडी करते हैं किसमें, इन दी ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, यह ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिकली और क्या समझेंगे कि ह्यूमन ह्यूमन के बीच में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, और ह्यूमन सोसाइटी यानी कि ह्यूमन सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, इन दोनों चीजों की हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे आपके ह्यूमन ज्योग्राफी में। सो बेसिकली दिस इज द नेचर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब यहाँ पे वर्ड से अगर हम लोग देखें तो इन्वायरमेंट दिया है और डिटर्मिनिज्म दिया है। डिटर्मिनिज्म का जो वर्ड है वो डिटरमाइन से हम ले सकते हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो सारी चीजें क्या कर रही है, डिटरमाइन कर रही है। ठीक है, इसको नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन भी कहा जाता है, यानी कि ह्यूमन को एकदम नेचर जैसा है वैसा बना देना। ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग बना देना, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। इन्वायरमेंट हमारी सारी चीजों को क्या करती है, डिटरमाइन करती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, दैट एवरी thing, our food habit, our clothing habit, every part of our life are controlled by the nature। हमारे लाइफ का जितना पार्ट है सारा क्या किया जाता है, नेचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे हम किस एरिया में रहते हैं वो एरिया पे डिपेंड करेगा कि कैसा घर बनाएंगे, किस एरिया में रह रहे हैं वहां के टेम्परेचर आपका बताएगा कि आप किस टाइप के कपड़े पहनेंगे, मोटे कपड़े पहनेंगे, ऊनी पहनेंगे या फिर पतले कॉटन के कपड़े पहनेंगे। ठीक है, किस टाइप की खाना खाएंगे, ये सारी चीजें डिटरमाइन होंगी किसके द्वारा, एनवायरनमेंट के द्वारा। एनवायरनमेंट इन सारी चीजों को डिटरमाइन करने का काम करेगा। तो बेसिकली एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है, द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर। प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, प्रिमिटिव मतलब क्या है, बहुत बहुत ओल्ड आप कह सकते हैं, जैसे जो ट्राइबल वगैरह हैं, ठीक है, उनको कह सकते हैं प्रिमिटिव, जो जंगल वगैरह में रहते हैं वो क्या है, प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी है। तो उनके और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर, यानी कि नेचर और उनके बीच का जो क्या है इंटरेक्शन है, उसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। उसी को हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं कि कैसे वो दोनों क्या है, इंटरेक्टेड कैसे हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। सेकंड देखेंगे, ह्यूमन बीइंग लिसन टू नेचर वाज अफ्रेड ऑफ इट्स फरी एंड वर्शिप नेचर। ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है, नेचर को लिसन करने का काम करता है। इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे बिंडा के बारे में पढ़ेंगे, वो जब नदी से पानी पीने जाता है तो जो आपके फॉरेस्ट की जो सोल रहती है उसको क्या करता है, थैंकफुल होता है उसके लिए कि उसको पानी मिल रहा है, जंगल से उसको पानी मिल रहा है, खाने के लिए सकुलेंट लीव्स मिल रही है, रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट उसकी उसके सारी चीजों के लिए इन्वायरमेंट वो सारी चीजों के लिए इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, नेचर को लिसन करता है। नेचर जब अलाउ करता है तो वो काम करता है, नेचर जब अलाउ नहीं करता तो वो काम नहीं करता है। ठीक है, अफ्रेड ऑफ इट्स फरी नेचर, जैसे क्या हो, कभी आंधी वगैरह आ जाए या फिर बारिश हो, बहुत तेज बिजली तड़के, ठीक है, थंडर स्टॉर्म वगैरह हो, तो उससे क्या होता है, लोग डरने लगते हैं। जो प्रीमिटिव ह्यूमन सोसाइटी होते हैं, जो जंगलों वगैरह में रहते हैं, वो डरने लगते हैं। उनको लगता है कि गॉड जो है वो एंग्री हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो उसके फरी से भी अफ्रेड रहता है और नेचर को वर्शिप करने का काम करता है। ह्यूमन जो है वो क्या करता है, नेचर को वर्शिप करने का काम करता है, उसकी पूजा करने का काम करता है। जैसे आज भी हमारे सोसाइटी में क्या की जाती है, सूर्य देवता की पूजा की जाती है, चंद्रमा की पूजा की जाती है, पेड़ पीपल के पेड़ हैं उनकी पूजा की जाती है, नीम के पेड़ की पूजा की जाती है, तुलसी के पेड़ की पूजा की जाती है। ये सारी चीजें क्या बता रही है कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारी सारी एक्टिविटीज को डिटरमाइन कर रहा है। तो ये आता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर। इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे कोई भी हाउस होल्ड है, ठीक है, इकोनॉमिकली प्रिमिटिव जो सोसाइटी है वो क्या करती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती है किसके साथ, नेचर के साथ। अब जो इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी है वो किसी भी जरूरत के लिए, खाना खाना है उसको, जंगल में जाएगा, फ्रूट वहां से तोड़ेगा, पत्तियां तोड़ेगा, पेड़ की जड़ तोड़ेगा, वहां से ले लाके वो खाएगा। ठीक है, घर बनाना है उसको, जंगल से जाएगा, लकड़ी काटेगा, वहां से लाके अपना घर बनाएगा। तो सारी चीजों के लिए क्या है, ही और द प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर डायरेक्टली।
तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों के बीच का। नेचर इज पावरफुल फोर्स वर्शिप्ड एंड कंजर्व। इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या है एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म की, नेचर क्या है, एक पावरफुल फोर्स है, ठीक है। इसको क्या किया जाना चाहिए, वर्शिप किया जाना चाहिए और कंजर्व भी किया जाना चाहिए। नेचर को कंजर्व करना चाहिए और उसकी पूजा भी करनी चाहिए एज पर द एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन नेचर। ह्यूमन बीइंग जो है वो डायरेक्टली डिपेंड है किस पे, नेचर पे, अपने बहुत से सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे नीड्स को पूरा करने के लिए। पानी पानी चाहिए, बिना पानी के एक इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। तो उसके लिए वो उसको रिवर से पानी मिल जाता है, नहाने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, ठीक है। आपको खाने के लिए फ्रूट चाहिए, ग्रेन्स चाहिए, तो वो सारी चीजें कहाँ से मिल रही है, नेचर से मिल रही है। यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो रेटजल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म वाज गिवन बाय द रेटजल। रेटजल एक जर्मन जियोग्राफर हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे पॉसिबिलिज्म का। पॉसिबिलिज्म अगर बेसिकली कहा जाए तो इसको हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर भी कहते हैं, यानी कि नेचर को ह्यूमन के अकॉर्डिंग बनाना, ठीक है। जिस प्रकार से ह्यूमन की नेसेसिटी है उस प्रकार से नेचर को चेंज कर देना है, क्या कहलाता है, पॉसिबिलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कह सकता है, क्या कहता है कि टेक्नोलॉजी के साथ हम ये नेचर में जो भी चीजें हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं एज पर आवर नेसेसिटी, हमारी जरूरत के अनुसार में, हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे लोग क्या करने, दे स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर विद पैसेज ऑफ टाइम। लोगों ने इन्वायरमेंट को समझना चालू किया, ठीक है, नेचर को समझना चालू किया, उसकी फोर्सेस को समझना चालू किया। जैसे जब लोगों ने देखा कि फ्रिक्शन करने की वजह से क्या हो रहा है, हीट क्रिएट हो रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से ही क्या है, रेजिस्टेंस की वजह से क्या है, आपकी आग लग रही है। तब उन्होंने क्या किया, आग की खोज कर दी। उन्होंने देखा कि कोई राउंड शेप की चीज ज्यादा तेजी से आगे बढ़ जाती है, टायर की खोज कर दी, आपके व्हील की खोज कर दी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली जब तभी पॉसिबल हो सकी जब ह्यूमन ने क्या किया, व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द नेचर, जब उसने नेचर को समझना चालू किया तब पॉसिबल हुआ क्या, आपका पॉसिबिलिज्म, ठीक है। चीजों को बनाना तब ज्यादा आसान हुआ, नेसेसिटी को पूरा करना ज्यादा आसान हुआ, नेचर को ह्यूमन के अकॉर्डिंग चेंज करना ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। विथ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलप बेटर एंड मोर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी। और जैसे जैसे आपकी सोसाइटी डेवलप होती गई, कल्चर डेवलप होते गए, वैसे वैसे ह्यूमंस ने ज्यादा इफिशिएंट टेक्नोलॉजी बना दी। जैसे पहले बैलगाड़ी चला करती थी, ठीक है, जिसको घोड़ा गाड़ी चला करती थी, तो अब उसके बाद फिर क्या है आपका टांगा वगैरह आ गया। टांगा के बाद देखेंगे आपकी जीप वगैरह आ गई। जीप के बाद आप देखेंगे आपकी और भी ज्यादा एडवांस देखेंगे आपकी कार वगैरह आ गई है, जिनकी रफ्तार नियरली आपकी 300-350 किलोमीटर होती है। प्लेन आ गए हैं, 600-650 किलोमीटर की रफ्तार से जाते हैं। बुलेट ट्रेन चल रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे जेट जेट जो होते हैं उनकी रफ्तार नियरली आपकी 1200-1300 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करता गया, उसने हर चीज को पॉसिबल करता गया, ठीक है, नेचर को अपने अकॉर्डिंग चेंज करता गया। दे मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम। पहले क्या था, ह्यूमन को जरूरत रहती थी, बिना नेचर के ह्यूमन काम नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब उसने टेक्नोलॉजीज बनाई तब वो क्या हुआ, एक नेसेसिटी की स्टेट से फ्रीडम की स्टेट की तरफ चला गया। मतलब वो जो चाहे वो काम कर सकता है। जैसे यहाँ पे स्टोरी पढ़ेंगे तो स्टोरी में आपको मिलेगा कि जो आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस थी वो आपकी ऐसे रीजन में थी जहां पे बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर रहता था, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस के चारों तरफ डोम लगा दिया गया था, ठीक है, मिरर का, कांच का बना हुआ था आपका। और उससे क्या करती थी, वहां पे अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन रहता था, 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहता था। तो ये क्या बता रहा है कि ह्यूमन जो है वो चीजों को पॉसिबल कर रहा है। वहां पे फ्रूट्स अवेलेबल नहीं थे तो आपके ट्रॉपिकल रीजन से फ्रूट वहां पे चले जाते थे। तो ह्यूमन जो है वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ मूव कर गया। दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम एनवायरनमेंट। और ये पॉसिबिलिटीज क्रिएट कैसे हुई, जो रिसोर्सेज ह्यूमन ने नेचर से ऑब्टेन किए, एनवायरनमेंट से ऑब्टेन किए, उन्हीं रिसोर्सेज के थ्रू ही पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हो सकी।
जैसे ही आपकी अर्बन स्प्रॉल्स हैं, बड़े बड़े जो आपकी अर्बन एरियाज हैं, बहुत दूर दूर तक फैले हुए अर्बन एरिया को ही हम क्या कहते हैं, अर्बन स्प्रॉल। स्प्रॉलिंग का मतलब होता है फैल जाना, ठीक है। तो आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े अर्बन स्प्रॉलिंग है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, ये सारे क्या है, अर्बन स्प्रॉल्स हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सका है? बाय दी by understanding the forces of the nature and by creating the possibilities को पॉसिबल करने से ही ये आपके बन सके हैं, अर्बन स्टॉल्स वगैरह बन सके हैं। ऑर्कार्ड से फ्रूट गार्डन को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्कार्ड कहते हैं। सैटेलाइट इन दी स्पेस, आज आपकी जो सैटेलाइट्स हैं वो स्पेस में भेजे जा सके हैं। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ है? जब हमने नेचर को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। बिना अंडरस्टैंड किए नेचर को बिना अंडरस्टैंड किए सैटेलाइट स्पेस में भेजते, पता चला कि आपका एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है, ऊपर जाने पे सैटेलाइट ब्लास्ट कर गया, ठीक है, या फिर ऊपर गया ही नहीं, न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं पढ़ते तो कभी सैटेलाइट ऊपर जाता ही नहीं, ठीक है। तो नेचर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब न्यूटन के ऊपर सेब गिरा, एप्पल गिरा, ठीक है, उनके सर पे गिरा, तो उन्होंने नेचर के कॉन्सेप्ट समझा कि भैया ये नीचे गिर रहा है, यानी कि ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो नीचे गिर रहा है। तब उन्होंने अपना थर्ड लॉ दिया कि फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, की हर क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या है, विपरीत प्रतिक्रिया की वजह से ही आपकी जो स्पेस में सैटेलाइट्स भेजी जा सकी हैं, ठीक है। अभी करंट में भी आपकी बहुत सारी सैटेलाइट स्पेस में भेजी गई हैं। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट, ये दिया गया था फ्रेंच जियोग्राफर के द्वारा, विडाल डीला ब्लास। विडाल डीला ब्लास ने कहा था कि ये रेडजल के बड़े विरोधी आदमी थे, कि रेडजल जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ठीक नहीं है, ह्यूमन जो है वो चीजों को पॉसिबल भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपकी विडाल डीला ब्लास थे वो एक सपोर्टर थे पॉसिबिलिज्म के, इनके द्वारा ही पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया था। थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, या फिर मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को दिया था आपके ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बेसिकली जो आपका नियो डिटर्मिनिज्म है, नियो डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि न तो आपको पूरी तरह से पॉसिबिलिज्म के अकॉर्डिंग चलना है, न तो आपको पूरी तरह से इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अकॉर्डिंग चलना है, आपको एक मिडल पाथ चूज करना है। यहाँ पे स्टॉप एंड गो, जैसे आप कभी सिटी वगैरह एरिया में जाएंगे तो वहां पे ट्रैफिक लाइट्स वगैरह लगी रहती हैं, उसमें 3 टाइप की लाइट आपको ग्रीन, येलो और रेड लाइट मिलेगी। रेड लाइट का मतलब क्या होता है कि आप रुक जाए, कोई भी आगे ना बढ़े। येलो का मतलब होता है आगे बढ़ने के लिए रेडी रहें, और ग्रीन का मतलब होता है आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से जो ह्यूमन है वो डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो पॉसिबिलिज्म को फॉलो कर सकते हैं, बट ओनली व्हेन द नेचर अलाउज, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का एक रास्ता निकाला गया कि न तो पूरी तरह से पॉसिबिलिज्म को अपनाया जाए, न तो पूरी तरह से इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को अपनाया जाए, एक बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग, मिडल पाथ को अपनाया जाए, ठीक है, ताकि नेचर को नुकसान ना हो। जैसे जिस एरिया में हम लोग, जैसे जहाँ जो डेजर्ट एरिया है, बेसिकली वहां पे बिल्डिंग वगैरह को बना सकते हैं, आईटी सेक्टर को आईटी हब वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, आईटी मॉल्स बना सकते हैं। वहां पे क्या होगा, बेसिकली जो आपका ऐसे लैंड जहां पे हम एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं वो लैंड खराब नहीं होगी, फॉरेस्ट को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जिस एरिया में एक्चुअली में नेचर अलाउ करता है कि भैया यहाँ डेवलपमेंट करो, तो उस एरिया में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। जिस एरिया में अलाउ नहीं कर रहा है, कहीं जंगल है, ठीक है, जंगल वाले एरिया में अगर आप डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो क्या होगा, जंगल को काटना पड़ेगा, ठीक है, उससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होगा। हिल वाले एरिया में है, वहां जाके बिल्डिंग बना दिए, पता चला भूकंप आया और बिल्डिंग गिर गया, ठीक है, तो नेचर वहां पे अलाउ नहीं कर रहा है। नेचर जहां पे अलाउ करे वहां पे आपको काम करना है। It shows that neither is there a situation of absolute necessity nor is there a condition of absolute freedom। न तो हम लोगों को पूरी तरह से छूट है, न ही पूरी जरूरत है नेचर की, ठीक है। यानी कि न तो हमको पूरी तरह से नेचर के अकॉर्डिंग चलना है, न ही
केवल पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चलना, हमें एक बीच का पाथ अपनाना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, इट मीन्स ह्यूमन कैन कनकर नेचर बाय ओबेइंग इट। अगर आप नेचर को ओबे कर रहे हैं, नेचर आपको परमिट कर रहा है, तब जाके आप कहीं डैम बना रहे हैं। नेचर आपको परमिट कर रहा है तो उस एरिया में आप बिल्डिंग्स बना दे रहे हैं। नेचर आपको परमिट कर रहा है तो आप वहां से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर नेचर परमिट नहीं कर रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है कि माउंटेन एरिया में बिल्डिंग बनाओगे तो गिर जाएगा, ये सिंपल सी बात है, वहां अर्थक्वेक अगर आती है तो गिर जाएंगी। ठीक है, तो जब हम नेचर को ओबे करेंगे तभी हम उसको कॉन्कर भी कर सकते हैं। They have to respond to the red signals and can proceed in their pursuit of development when nature permits the modification। जब सिग्नल रेड होता है, ट्रैफिक सिग्नल जैसे रेड होता है, तो उस समय कोई भी डेवलपमेंट कोई आगे नहीं बढ़ता है। इसी तरह से जब नेचर अलाउ नहीं कर रहा हो, यानी कि सिग्नल रेड हो, तब कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं करनी है। बहुत सारी जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट करते चली जा रही हैं। ठीक है, वो नेचर को भी नहीं देख रही हैं, एकदम उनका मानना है कि पॉसिबिलिज्म पूरी तरह से पॉसिबल है। तो वो क्या कर रहा है, एक पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट करने का काम कर रहा है। जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, आपकी जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो फ्री रन कर रही हैं, तो फ्रीली भागे चले जाएंगे। अगर ट्रैफिक सिग्नल को नहीं देखेंगे क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, एक्सीडेंट में इंसान मर भी सकता है। तो इंसान क्या कर रहा है, फ्री रन कर रहा है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो फ्री रन कर रही हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है, आपकी ओजोन लेयर डिप्लीट होती चली जा रही है, जो हमारे लिए आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पे क्या, पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट। ठीक है, जहां तक नेचर कर आपको परमिट करे वहीं तक आप किसी चीज को कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। यहाँ पे वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बेसिकली इम्फेसिस करता है ह्यूमन के वेलफेयर पे, ह्यूमन के सोशल वेल बींग पे। ठीक है, जैसे आपकी हाउसिंग हो गए, हेल्थ फैसिलिटीज हो गई, एजुकेशन हो गया। तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये इन तीन चीजों पे बेसिकली फोकस करता है, ह्यूमन के वेल बींग पे फोकस करता है। जो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट है ये बेसिकली आपका डिपेंडेंट है मार्क्सियन थियरी पे, कार्ल मार्क्स ने जो थियरी दी थी उस पे डिपेंडेंट है। ये क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि पॉवर्टी की बेसिक कॉजेस क्या क्या हैं। ठीक है, क्यों बहुत सारे लोग डिप्राइव्ड रह जाते हैं बहुत सारी चीजों से, जैसे एजुकेशन से, आपके हेल्थ फैसिलिटीज से, सोशल इनइक्वालिटी, समाज में जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करता है आपका रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसमें देखेंगे मार्क्स का मेनली मानना था कि जो कैपिटलिज्म है, ठीक है, कैपिटलिज्म बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए। ठीक है, थर्ड देखेंगे आपका बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली आपका एम्फेसिस करता है लाइव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, पीपल का जो लाइव्ड एक्सपीरियंस है, और कैसे सोसाइटी को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे आपकी इथनिसिटी अलग अलग है, आपके सोसाइटी में रेस अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है, तो ये स्टडी करेगा कौन, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ब्रॉड स्टेजेस एंड थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बेसिकली इसमें देखेंगे अलग अलग पीरियड दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका अप्रोच दिया गया कि उस पीरियड में ज्योग्राफी में कौन सा अप्रोच अपनाया गया था। ठीक है, और ब्रॉड फीचर्स उस आपके पीरियड के फीचर्स क्या क्या थे। इसमें पहला देखेंगे अर्ली कॉलोनियल पीरियड है। अर्ली कॉलोनियल पीरियड बेसिकली आपका 16th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक चला था। उसके बाद जो पीरियड था 1930 के पहले का, उसको कहते हैं 18th सेंचुरी के बाद से 1930 तक, उसको आपका लेटर कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड में देखेंगे बेसिकली एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन, अब ये दो अप्रोच अपनाए गए थे। ठीक है, उस टाइम देखेंगे यूरोपियन जो एरियाज थे, यूरोपियन जो
लोग थे वो बहुत सारे ट्रैवलिंग वगैरह किया करते थे, ठीक है। क्यों किया करते थे? क्योंकि उनके अंदर इंपीरियल नेचर था ना, दूसरे के ऊपर रूल करने का। ट्रेड इंटरेस्ट लीड टू ट्रैवलिंग, वो उनका क्या मानना था कि जितना ज्यादा वो ट्रेड करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, ट्रेड की वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसके लिए वो क्या किया करते थे, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का काम करते, तो इसको एक्सप्लोरेशन एज भी कहा जाता है। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ये अप्रोच इसमें अपनाया गया था। लेटर कॉलोनियल पीरियड में क्या अप्रोच अपनाया गया, रीजनल एनालिसिस का अप्रोच। रीजनल एनालिसिस में क्या किया गया, किसी भी एक रीजन के कई सारे एस्पेक्ट के बारे में स्टडी किया गया, उसके कई सारे नेचर के बारे में स्टडी किया गया, किसी भी एक रीजन के, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की गई। माना जाता है कि जैसे पूरा ग्लोब है, ग्लोब में कोई एक रीजन हो गया, फॉर एग्जांपल कोई रिवर हो गया, या फिर कोई जैसे डेजर्ट का एरिया हो गया, कोई प्लेन का एरिया हो गया, वो एक रीजन है, ठीक है। एक रीजन के बारे में हम स्टडी करते हैं तो माना जाता है कि कई सारे रीजन को मिला के आपका पूरा अर्थ बना हुआ है। तो एक रीजन के बारे में आप अच्छे से समझ गए तो आप पूरे अर्थ के फीचर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो आपका लेटर कॉलोनियल पीरियड था, इसमें बेसिकली जो अप्रोच अपनाया गया वो आपका रीजनल एनालिसिस का अप्रोच था, और आपका रीजन के कई सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्क्रिप्टिव स्टडी इसमें किया गया। थर्ड हम लोग देखेंगे 1930 से लेके इंटरवार पीरियड, ठीक है। इस टाइम में देखेंगे तो जो बेसिकली अप्रोच अपनाया गया था वो आपका एरियल डिफरेंशिएशन का अप्रोच था। इसका बेसिकली फीचर क्या है, इट आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ द रीजन। इसमें रीजन के बारे में स्टडी तो किया जाता है, लेकिन रीजन में यूनिक क्या है, ठीक है, क्यों एक रीजन दूसरे रीजन से अलग है, क्यों एक एरिया दूसरे एरिया से डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड द एरियल डिफरेंशिएशन। व्हाई वन एरिया वन रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर एरिया, व्हाट मेक वन एरिया स्पेशल, ठीक है। इसमें स्टडी ये कब स्टडी किया गया, आपका 1930 से थ्रू इंटरवार पीरियड तक, ठीक है। फोर्थ देखेंगे लेट 1950 से लेके आपका लेट 1960 तक जो आपका स्टडी किया गया, उसमें देखेंगे जो अप्रोच यूज किया गया वो आपका स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोच था, ठीक है। इसको बेसिकली क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो आपकी फिजिक्स की बहुत सारे लॉज आपकी ज्योग्राफी में यूज किए जाने लगे, मैप को बनाने के लिए कंप्यूटर वगैरह का यूज किया जाने लगा, ठीक है। उसके पहले हैंड से आपकी मैप्स बनाए जाते थे। तो ये आपका बेसिकली हुआ 1950 से लेके 1960 तक अप्रोच आपका स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। 1970 के बाद देखेंगे तो बेसिकली आपका 1970 से 1990 तक इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल, जो अभी आप पढ़े हैं, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट और रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। इन सारे स्कूल्स के बारे में, इन सारे आप के स्कूल के बारे में बेसिकली स्टडी किया गया आपका 1970 से लेके 1990 तक। इसमें इसका फीचर क्या था, रिलेवेंट टू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी। एक्चुअल में सोसाइटी में और पॉलिटिकल जो रियलिटी चल रही है वर्ल्ड में, उसके बारे में स्टडी किया गया इस पीरियड में ज्योग्राफी में। 1990 के बाद से देखेंगे तो पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी कहा गया है इसको, ठीक है। इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच अपनाया गया, ये अभी तक चल रहा है, ठीक है। और इसमें बेसिकली देखेंगे तो जितने भी जनरलाइजेशन दिए गए, जितने भी थियरीज वगैरह दी गई हैं, जितने भी यूनिवर्सल लॉज वगैरह दिए गए हैं, उन सारे लॉज को एक्सप्लेन करना, ठीक है, और क्वेश्चन करना कि एक्चुअली में ये जो थियरीज दी गई हैं, ये जो लॉज दी गई हैं, वो ह्यूमन कंडीशंस को एक्सप्लेन करती हैं या नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी कई सारे पीरियड दिए गए थे, उसके अप्रोचेस और फीचर। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो आपका बेसिकली फील्ड ऑफ ज्योग्राफी और सब फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी दिया गया है, फिर उसके सिस्टर डिसिप्लिन दी गई है, ठीक है। जैसे हम लोग आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बेसिकली जो उसका सब फील्ड है वो क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस से ही आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी जुड़ा हुआ है, ठीक। ये इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखते हैं, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी बेसिकली आपका इकोनॉमिक से जुड़ा है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है,
इसी तरह से आपकी बहुत सारी ज्योग्राफी की रिसेंटली कई सारी ब्रांचेस अराइज हुई हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फर्दर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।